अपना टॉपिक चल रहा था राजस्थान में कृषि विकास, राजस्थान में कृषि की समस्याएं और राजस्थान में कृषि से संबंधित कुछ परियोजनाएं। अपना जो एग्रीकल्चर से संबंधित टॉपिक चल रहा था। इससे पहले वाले वीडियो में अपन ने राजस्थान में कुछ समस्याओं के बारे में जाना कि राजस्थान में ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं राजस्थान के कृषि से संबंधित है। तो मोटे मोटे रूप से अपन ने जो 3 समस्याएं मोटे मोटे रूप से जानी, जिसमें विशेष करके जो मुख्य रूप से राजस्थान में जो प्राकृतिक प्रकोप, आर्थिक कारण और अपन ने प्रशासनिक, सामाजिक एवं प्रशासनिक कठिनाइयां, ये समस्याएं थी और इनमें भी विभिन्न प्रकार की समस्याओं से अवगत हुए। अब अपन इसी क्रम में आते हैं राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाएं, यानी कि राजस्थान राज्य में कुछ ऐसे कार्यक्रम हैं, कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं जिनके माध्यम से राजस्थान में एग्रीकल्चर का विकास किया गया। कुल मिलाकर के जो प्राकृतिक, आर्थिक एवं सामाजिक कठिनाइयों के कारण राजस्थान के विकास में जो बाधाएं आई या बाधाएं आती रहती हैं और बाधाएं आती रहने के कारण इस संबंध में सरकारी स्तर पर अनेक प्रयास किए गए हैं, जिनमें से अपन आज इस वीडियो के माध्यम से कुछ राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम और परियोजनाओं में यदि देखा जाए तो राजस्थान में पिछले जो कुछ दशकों में कृषि विकास हेतु पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। राजस्थान में विगत दशकों में कृषि विकास हेतु पर्याप्त प्रयास किए गए हैं। कहने का मतलब कि राजस्थान में जो गत वर्षों में इनके विकास हेतु काफी प्रयास किए गए हैं। राज्य सरकार इस दिशा में एक जो यथाशक्ति जो एक सचेष्ट है तथा केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित अनेक योजनाएं भी कार्यरत हैं। राज्य में कृषि विकास हेतु, यानी राजस्थान राज्य में कृषि विकास हेतु किए जा रहे प्रमुख कार्य एवं परियोजनाओं में जो प्रमुख जो विकास के कार्यक्रम हैं या प्रमुख योजनाएं हैं या इनके द्वारा किए जा रहे प्रमुख प्रयास हैं, उनमें जो सबसे महत्वपूर्ण आता है वो बारानी खेती विकास, क्योंकि राजस्थान का सबसे बड़ा भाग, भूभाग बारानी में आता है, न्यून वर्षा में आता है। तो बारानी खेती विकास, यानी कि राजस्थान में बारानी खेती अर्थात असिंचित जो भूमि है बारानी है, यानी कि अपने जो नॉन इरिगेटेड जो एरिया है उनमें बारानी खेती विकास के नाम से राज्य में जो कम सिंचाई वाली जो फसलों का विकास करने के उद्देश्य से राज्य एवं केंद्र सरकार के प्रयास इस दिशा में चल रहे हैं। बारानी खेती जो विकास है उसके अंतर्गत जो राज्य में कम सिंचाई वाली फसलों का विकास करके और उनमें अधिक से अधिक पैदावार हो कम सिंचित क्षेत्र में, तो ऐसे में राज्य में कम सिंचाई वाली फसलों का विकास करने में राज्य एवं केंद्र सरकार द्वारा इसके प्रयास चल रहे हैं। और इसके लिए बारानी कृषि पर, यानी कि बारानी कृषि पर बल दिया जा रहा है। शुष्क कृषि पद्धति का प्रचार प्रसार कर शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में
कृषि तथा कम सिंचाई वाली फसलों का प्रचलन इस दिशा में प्रमुख प्रयास है। कुओं, तालाबों एवं एनीकट का निर्माण, कुओं, तालाबों एवं एनीकट का निर्माण तथा वर्षा के जल का संरक्षण, वर्षा के जल का संचय कर उसका अधिकतम उपयोग किया जा रहा है। कहने का मतलब है बारानी खेती विकास कार्यक्रम के तहत या बारानी खेती विकास परियोजना के तहत राज्य में जो कम सिंचाई वाली फसलों का विकास करके और केंद्र सरकार की सहायता से राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिलकर के इसमें दोनों में प्रयास चल रहे हैं। तो इस जो बारानी खेती विकास है उसमें मुख्य रूप से बारानी जो कृषि है वो उस कृषि पर बल दिया जा रहा है। शुष्क कृषि पद्धति का प्रचार प्रसार कर शुष्क एवं अर्ध शुष्क प्रदेशों में कृषि तथा कम सिंचाई वाली फसलों का प्रचलन इस दिशा में प्रमुख जो है वो मेन प्रयास है। और कुओं, तालाबों, एनीकट का निर्माण करके एवं वर्षा के जल का संचय करके, वर्षा के जल का संरक्षण करके उसका अधिक से अधिक उपयोग किया जा रहा है। इस प्रकार से राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम के तहत नंबर 1 पर बारानी खेती विकास कार्यक्रम, और इसी क्रम में दूसरा है नकदी फसलों का उत्पादन, यानी कि नंबर 2 पर आता है नकदी फसलों का उत्पादन। नंबर 2 पर आता है नकदी फसलों का उत्पादन, यानी कि जो नकदी फसलें हैं जिसमें कपास है, गन्ना है, चाय है, यानी कि चाय तो नहीं हो सकती राजस्थान में, लेकिन जो नकदी के रूप में होता है, जो अपने व्यापारिक फसल कह सकते हैं जैसे सरसों है, उन फसलों का उत्पादन है राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा लिया जाए। नकदी फसलों का उत्पादन यानी कि कहने का मतलब है कि एक जो इंदिरा गांधी नहर है, जो सिंचित एरिया है, जो नकदी फसलों का उत्पादन के अंतर्गत यदि देखें तो इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नकदी फसलों के उत्पादन पर अधिक बल दिया जा रहा है। कहने का मतलब है कि जहां पर इंदिरा गांधी नहर परियोजना जहां जहां निकलती है, जहां जहां से गुजरती है, उन जिलों में, उन क्षेत्र में नकदी फसलों का उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नकदी फसलों के उत्पादन पर ज्यादा बल दिया जा रहा है और इससे पेयजल की जो समस्या है उनका भी समाधान हुआ है। पेयजल की जो गंभीर समस्या है उनका भी इनके साथ साथ में समाधान हो रहा है, यानी कहने का मतलब है इससे पेयजल की समस्या का भी समाधान हुआ है। और इस कार्य योजना को अर्थात नकदी फसलें जो है, नकदी फसलों का उत्पादन है, इस कार्य योजना को जो मरुगंगा भी कहा जाता है, यानी इस कार्य योजना को मरुगंगा भी कहा जाता है। नकदी फसलों का उत्पादन को अपने मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। अर्थात इस ये जो नकदी फसलों का उत्पादन है, इस कार्य योजना को मरुगंगा भी कहा जाता है। नकदी फसलों के उत्पादन से किसानों को अधिक मूल्य प्राप्त होता है, यानी कहने का मतलब है कि नकदी फसलों के उत्पादन से किसानों को अधिक से अधिक मूल्य प्राप्त होता है, जिससे ये उन्नत कृषि तकनीक अपनाने में अपना जो सक्षम हो सके, अर्थात किसान है वो उन्नत कृषि तकनीक अपनाने में सक्षम होते हैं। कहने का मतलब नकदी फसलों का उत्पादन कार्य योजना के अंतर्गत
इंदिरा गांधी नहर के क्षेत्र में नगदी फसलों के उत्पादन पर बल दिया जा रहा है। इससे पेयजल की समस्या का भी समाधान हुआ है और साथ साथ में इस कार्य योजना को मरुगंगा के नाम से भी जाना जाता है। नगदी फसलों के उत्पादन में किसानों को जो अधिक मूल्य प्राप्त होने वाली फसलें हैं उनसे अधिक मूल्य प्राप्त होता है और उन्नत कृषि तकनीक अपनाने में अपने सक्षम अपना सकते हैं, क्योंकि इनकम का साधन बढ़ता है। कहने का मतलब है कि दूसरा जो कार्यक्रम है या दूसरी जो परियोजना है वो नगदी फसलों का उत्पादन, और इसी क्रम में नंबर 3 पर आता है भूमि सुधार कार्यक्रम। यानी कि नंबर 3 पर भूमि सुधार कार्यक्रम, नंबर 3 पर है भूमि सुधार कार्यक्रम। यानी कि भूमि सुधार कार्यक्रम अर्थात राजस्थान में भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत अनेक कुछ वैधानिक उपाय या कुछ वैधानिक उपाय किए गए हैं। और ये वैधानिक उपाय क्या है? वैधानिक यानी कि कुछ जो अधिनियम के तहत, अध्यादेश के तहत कुछ अधिनियम और अध्यादेश कुछ संशोधन करके और कुछ लागू करके और कुछ उसका सत्यापन करके, तो कुल मिलाकर के भूमि सुधार कार्यक्रम है वो राजस्थान में एक अनेक वैधानिक उपाय अपना करके इसको अपनाया गया है, जिनमें जैसे काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश जो 1949 में एक लाया गया था और 1949 में लागू किया गया था। काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश ये भूमि सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत आता है। काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश 1949 जिसको 1949 यानी 1949, और इसी क्रम में उपज जो लागत होती है या उपज लगान होती है एक प्रकार की, जो उपज लगान निगमन अधिनियम 1951। कहने का मतलब है कि काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश 1949 और उपज लगान नियमन अधिनियम है जिसको बोलते हैं अपने 1951 में लाया गया था। और इसी क्रम में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में, यानी 1949, 1951 और 1955 ये थोड़े से जिसको अपने 5-5-6 साल के अंतराल में, फिर 1960 में एक अधिनियम आया था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जिसको बोलते हैं अपने राजस्थान काश्तकारी का जो 1955 का ही रूप है वो संशोधन अधिनियम 1960 में किया गया था। कहने का मतलब है 1955 का था राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और फिर 1960 में उसमें संशोधन किया गया तो वो बन गया राजस्थान काश्तकारी एक संशोधन अधिनियम 1960। और इसके अंतर्गत भूमि सुधार नीति में कुछ सम्मिलित कार्यक्रम है शामिल किए गए हैं, कार्यक्रम शामिल हैं। कुछ भूमि सुधार नीति में सम्मिलित कार्यक्रम है, उसमें जैसे मध्यस्थता उन्मूलन कार्यक्रम, यानी बिचौलिया मध्यस्थता उन्मूलन कार्यक्रम, बिचौलियों का समापन, यानी कि जो मध्यस्थता करने वाले हैं मध्यस्थता उन्मूलन कार्यक्रम, ये इसके अंतर्गत आता है। किसके? जो 1949 का अधिनियम, 1951 का अधिनियम, 1952 का अधिनियम, 1955 का और 1960 का। कहने का मतलब है कि काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश और उपज लागत नियम अधिनियम जो 1951 में आया था और कृषिगत लगान नियंत्रण अधिनियम है वो 1952 में आया था। और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम फिर उसी का संशोधन 1960 में, राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1960। अब इसमें क्या क्या कार्यक्रम है? अब इन अधिनियमों में कार्यक्रम कौन कौन से? भूमि सुधार नीति में जो कार्यक्रम लागू है उसमें इन अध्यादेशों में, जिसमें नंबर 1 आता है राजस्थान में जो मध्यस्थता है, जो बिचौलिए हैं उनका उन्मूलन। कहने का मतलब है कि मध्यस्थता उन्मूलन कार्यक्रम। नंबर 2 काश्तकारी सुधार लागू करना,
यानी कि जो काश्तकारी है उसमें सुधार लागू करना। नंबर 3, जमींदारी प्रथा का समापन। जो पहले जमींदारी प्रथा थी प्राचीन काल में, उसका पूर्ण रूप से समापन करना, जमींदारी प्रथा का समापन। नंबर 4, जागीरदारी प्रथा का समापन, यानी जमींदारी और जागीरदारी दोनों प्रथाओं का समापन करना इस अधिनियम के अंतर्गत। इसी में कृषि भूमि जोत है, खेती की जो जोत भूमि होती है, वो जोत भूमि जमीनों की अधिकतम सीमा का निर्धारण। कहने का मतलब है कृषि भूमि जोत पर जमीनों की अधिकतम सीमा का निर्धारण। तो कुल मिलाकर के जो काश्तकार सुरक्षा अध्यादेश 1949, कृषिगत जो लगान नियंत्रण अधिनियम 1952 और राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 और इसी का जो राजस्थान काश्तकारी संशोधन अधिनियम 1960, इन अधिनियमों के तहत इसके अंतर्गत कृषि भूमि जो सुधार नीति में कार्यक्रम सम्मिलित हैं और उन कार्यक्रमों में मध्यस्थता उन्मूलन कार्यक्रम, काश्तकारी सुधार लागू करना, जमींदारी प्रथा का समापन और जागीरदारी प्रथा का समापन और कृषि भूमि जोत पर जमीनों की अधिकतम सीमा का निर्धारण। इस प्रकार से राजस्थान में कुल मिलाकर के बारानी खेती और नगदी फसलों का उत्पादन और भूमि सुधार कार्यक्रम, इनके अंतर्गत राजस्थान के में विभिन्न प्रकार की खेती का जो एक राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम एवं परियोजनाओं के तहत राज्य में कुछ सुधार किए गए। जैसे भूमि की चकबंदी की गई थी। भूमि की चकबंदी ये इरिगेशन एरिया में सभी जगह जो भूमि का है कुछ इस चकबंदी इन अधिनियमों के तहत आती है। 1949 वाला है, 1952 वाला है, 1955 वाला है और अपने 1960 वाला है। सभी जो अधिनियम है जिसमें जो उनके अंतर्गत ये कार्यक्रम है, एक इसी क्रम में वो कार्यक्रम था भूमि की चकबंदी, ये भी इसमें शामिल था। और इसके अलावा जो जमीन के दस्तावेज का रख रखाव, जो जमीन के दस्तावेज हैं, कागजात हैं, जो डॉक्यूमेंट्री है, जमीन के दस्तावेज का जो रख रखाव एवं उन्हें अद्यतन करना, यानी उनका रख रखाव करना और उनको सुरक्षा प्रदान करना, ये सब कार्यक्रम एवं नियंत्रणों से राज्य के आम किसानों को पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है। मतलब ये जो कार्यक्रम है, इन कार्यक्रमों एवं नियमों से राज्य के आम किसानों को पर्याप्त लाभ प्राप्त हुआ है। इसी क्रम में अगला जो विशेष करके जो अगली जो कार्य योजना है, इसी क्रम में जैसे बारानी खेती विकास है, नगदी फसलों का उत्पादन है जिसको मरुभूमि कहते हैं, भूमि सुधार कार्यक्रम है। इसी क्रम में नंबर 4 पर आता है राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना। इसी क्रम में अपने चौथे नंबर पर राष्ट्रीय दलहन परियोजना, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, राष्ट्रीय दलहन जिसको बोलते हैं अपने विकास परियोजना, यानी कि राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना, ये एक जो इसी क्रम जिसको बोलते हैं हमने नेशनल जो पर्पज डेवलपमेंट प्रोडक्शन बोलते हैं, यानी कि जिसको बोलते हैं अपने प्लस, जो नेशनल प्लस डेवलपमेंट प्रोजेक्ट होता है, राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के नाम से जाना जाता है। ये जो राजस्थान में कृषि विकास कार्यक्रम और परियोजनाओं के तहत इसी कड़ी में, तो इसके अंतर्गत क्या है, केंद्र सरकार का 75%, सेंट्रल गवर्नमेंट का 75%, 75%। राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार के 75% यानी 75% सेंट्रल गवर्नमेंट
एवं स्टेट गवर्नमेंट 25%, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट है वो 25%, कहने का मतलब है 75% केंद्र सरकार और अपने 25% की भागीदारी है वो राज्य सरकार की वहन करके दलहन विकास हेतु, यानी दाले, दलहन का मतलब है दाले, यानी दलहन विकास हेतु प्रमाणित बीज, उर्वरक, इन सभी को की व्यवस्था करना और इन सभी को बांटना किसानों में। कहने का मतलब है प्रमाणित बीज और उर्वरक किसानों में बांटना, जो खर्चा वहन करेगी वो 75% स्टेट अपने सेंट्रल गवर्नमेंट और 25% स्टेट गवर्नमेंट का अपने खर्चा वहन होगा। इससे राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत ये कहने का मतलब है कि जो राज्य में विभिन्न जो दलहन उत्पादन हेतु जिलों का जो चयन हुआ है वो अपने देखें तो केंद्र सरकार द्वारा किस प्रकार से अपने जिलों का चयन निर्धारित किया गया है। राष्ट्रीय दलहन परियोजना में जैसे चना है, तो चना एक दलहन फसल है, चना एक रबी की फसल है जिसे दालें आती हैं। तो चना में केंद्र सरकार द्वारा राजस्थान के जिले निर्धारित किए गए हैं। उन जिलों में जैसे चना बांट दिया कि गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं भीलवाड़ा। कहने का मतलब है कि विभिन्न दलहन उत्पादन हेतु जिलों का चयन किया गया है, सिलेक्शन किया गया है डिस्ट्रिक्ट का, और वो किसके द्वारा? केंद्र सरकार द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा, क्योंकि इनका 75% जो हिस्सा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है। तो केंद्र सरकार ने जिलों का चयन किया है। उसमें सबसे पहले दलहन में आता है अपने चना, और चने में गंगानगर, चूरू, झुंझुनू, जयपुर, अलवर, चित्तौड़गढ़, कोटा, सीकर, झालावाड़, भरतपुर, सवाई माधोपुर एवं भीलवाड़ा जिलों को चना में दिया। अगला आता है दलहन में मूंग। तो केंद्र सरकार ने मूंग के जिले बांटे, मूंग के जिलों का चयन किया, सिलेक्शन किया। तो मूंग में चूरू, झुंझुनू, जयपुर, जोधपुर, नागौर, सीकर, कोटा, सवाई माधोपुर, अजमेर और गंगानगर। उड़द में 3 जिले जैसे झालावाड़, भीलवाड़ा और चूरू, ये उड़द में। जैसे ये तो हो गए चना, मूंग और उड़द, चना, मूंग और उड़द, ये तो हो गए केंद्र सरकार द्वारा। अब कुछ राज्य सरकार द्वारा भी जिले बांटे गए हैं, जो जिलों का चयन किया गया है, जिलों का सिलेक्शन किया गया है राज्य सरकार द्वारा, जिसमें चना में अजमेर, बीकानेर, बूंदी, टोंक, बांसवाड़ा और डूंगरपुर, और उड़द में कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा तथा डूंगरपुर, ये राज्य सरकार द्वारा है। राज्य सरकार द्वारा इन जिलों का चयन चना में किया गया। और मोठ में राज्य सरकार द्वारा जयपुर, नागौर, सीकर, बाड़मेर, चूरू और जोधपुर, गंगानगर एवं झुंझुनू, इस प्रकार से राज्य में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के अंतर्गत केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों द्वारा अलग अलग जिलों का चयन करके एक दलहन विकास कार्यक्रम को, दलहन विकास परियोजना को क्रियान्वित किया गया है। इसी क्रम में राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, कहने का मतलब जो तिलहन की फसलें हैं, जैसे सरसों है, तेल निकलता है, तेल की प्राप्ति होती है, सरसों है, अपने तारामीरा है, राई है, जिसे मूंगफली है, सोयाबीन है, राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना, यानी कि कहने का मतलब है जिसको नेशनल ऑयल सीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के नाम से जाना जाता है, नेशनल ऑयल सीड्स डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इसके अंतर्गत जो तिलहन उत्पादन में वृद्धि हेतु राजस्थान में तिलहन विकास कार्यक्रम में केंद्र सरकार की सहायता से वर्ष 1990-91 में जो पूर्व की योजनाओं को सम्मिलित करते हुए, पहले वाली जो योजना थी उसको सम्मिलित करते हुए एक तिलहन उत्पादन कार्यक्रम, यानी कि ऑयल सीड्स जो प्रोडक्शन है प्रोग्राम के नाम से ये चलाया गया था, यानी कि तिलहन
उत्पादन कार्यक्रम के नाम से यह कार्यक्रम चलाया गया था और इस कार्यक्रम के अंतर्गत राजस्थान के 24 जिलों में केंद्र द्वारा निर्धारित किए गए थे और 2 जिलों का राज्य सरकार द्वारा चयन करके तिलहन एक विशेष करके जो तिलहन विकास कार्यक्रम चलाया जा रहा है इन जिलों में और विशेष करके जिलों का राज्य सरकार द्वारा जो चयन किया गया था इसके अंतर्गत किसानों की जो एक मिनी किट है, उपकरण है, विशेष करके संरक्षण उनका और रसायनों का अनुदान किया जाना, ये सब बातें जिसमें फसलें सोयाबीन, मूंगफली, सरसों के उत्पादन को बढ़ाने पर अधिक जोर दिया गया। कहने का मतलब राज्य में इसी के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत भरतपुर जिले में एक सेवर नाम का जो स्थान है, सेवर में राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र, ये भरतपुर जिले के सेवर नामक स्थान पर है, वहां पर खोला गया। इसी कार्यक्रम के तहत राज्य में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र भरतपुर जिले में सेवर नामक स्थान पर खोला गया। ये सबसे बड़ी इसकी एक उपलब्धि है। एक अन्य अनुसंधान केंद्र, एक अन्य रिसर्च सेंटर जो नेशनल रिजर्व सेंटर फॉर रेपिसीड्स के नाम से जाना जाता है और मस्टर्ड के नाम से जाना जाता है, NRCM बोलते हैं उसको, जिसका नाम है NRCRM। ये भी एक अन्य उसी में भरतपुर जिले में है। कहने का मतलब है भरतपुर जिले में 2 राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र हैं, एक तो सेवर में राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र और एक नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर रेपसीड्स एंड मस्टर्ड के नाम से। कहने का मतलब है NRCRM, ये नेशनल रिसर्च अपने के नाम से, ये भी भरतपुर में है। ये दोनों काम कर रही हैं, जिसको बोलते हैं अपने रेपसीड्स एंड मस्टर्ड, यानी कि रेपसीड्स एंड मस्टर्ड, यानी ये भी सरसों से संबंधित है। तो ये 2 स्थान शोध के हैं जिसमें नए नए बीजों का जो उर्वरकता बढ़ाने में नई नई तकनीकों का उपयोग करके विभिन्न प्रकार की राष्ट्रीय तिलहन विकास परियोजना के अंतर्गत शामिल किया गया है। और इसी क्रम में अगला आता है एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम, एक स्पेशल है जो खाद्यान्न उत्पादन है उसको बढ़ावा देने के लिए विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम केंद्र सरकार की ओर से 1988 में 88 और 89 में एक विशेष खाद्यान्न उत्पादन योजना प्रारंभ की गई। इसके अंतर्गत राज्य में जो 14 जिलों का, राज्य में विशेष करके 14 जिलों का, और उन 14 जिलों में गेहूं के उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि करना और उनमें जैसे गेहूं के साथ साथ में चना, मक्का, इनकी फसलों का उत्पादन करना और उनको बढ़ावा देना। जो 1990-91 में जो इसमें बाजरे को भी शामिल कर दिया गया 1990-91 में, ये 88-89 में शुरू किया गया था 14 जिलों में, और बाजरे की फसल को भी इसको करके उसमें आधुनिक कृषि के उत्पादन का जो विभिन्न प्रकार के शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों के लिए जो जिनमें बढ़ावा देना और विशेष करके विशेष खाद्यान्न उत्पादन कार्यक्रम। अब आता है जो मेन इसमें जो मुख्य रूप से एक अपने इसमें जो आता है काजरी के नाम से जानता है, राष्ट्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान, जिसका नाम है काजरी, सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी कि सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी काजरी, यानी काजरी का मतलब ये जोधपुर में है। और ये जोधपुर जिले में 1956 में इसकी स्थापना की गई थी, काजरी संस्था की, जो जोधपुर जिले में है। अब इसके मेन उद्देश्य शुष्क एवं अर्धशुष्क प्रदेशों के लिए पेड़ पौधे, चारागाह और भूमि की नमी को बनाए रखना और जो जल उपयोग का एक अध्ययन करना और पर्यावरण का अध्ययन करना, जल प्रबंधन और प्राकृतिक वनस्पति का अध्ययन करना, ये इसके उद्देश्य थे। इस संस्था में मरुस्थलीय क्षेत्रों में उत्पादित होने वाली अनेक किस्मों का विकास किया गया है और साथ ही टिल्ला मरुस्थलीकरण, जल प्रबंधन, महुआ का नस्ल सुधार, वनारोपण,
भू संरक्षण यानी भूमि का जो जिसे कटाव हो रहा है, मृदापर्दन, भू संरक्षण आदि के क्षेत्र में जो एक नवीन सिद्ध हुई तकनीकों का विकास किया गया है, जो अत्यधिक रिसर्च जो अत्यधिक उपयोगी है। और राज्य में शुष्क क्षेत्र में फल तथा सब्जियों की कृषि भी इस शोध हेतु जो नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर एरिड हॉर्टिकल्चर के नाम से बीकानेर में इसकी स्थापना की गई है। हॉर्टिकल्चर में बीकानेर में स्थापना की गई है। इसके अलावा कृषि उत्पाद एवं विकास हेतु अन्य भी प्रयास किए गए हैं, जैसे फसल बीमा योजना है, पशु बीमा है, कृषि का यंत्रीकरण है, कमांड क्षेत्र विकास कार्यक्रम है जिसको बोलते हैं अपने कमांड एरिया डेवलपमेंट है, कृषि विपणन है, कृषि अपने साख है, और उर्वरक का प्रयोग, रसायन का प्रयोग, उन्नत बीज का प्रयोग, उन्नत तकनीक का प्रयोग अपनाते हुए विभिन्न प्रकार की कार्यक्रम एवं परियोजनाएं संचालित हैं। धन्यवाद।